गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट्स, शिवम संकल्प की इस ऑनलाइन क्लासेस में आप सभी का स्वागत है। डियर स्टूडेंट्स, हम लोग पढ़ रहे हैं अध्याय 5वां चुंबकत्व एवं द्रव्य। और इस चैप्टर में मैंने आपको 2 वीडियोस प्रोवाइड करा दिया है। अगर आप लोगों में से बहुत सारे अगर बच्चे नहीं देखे होंगे अभी तक, तो अगर आपकी इच्छा होगी तो देख लीजिएगा, प्लेलिस्ट में होगा। ठीक, तो आज उसी क्रम में हम आगे बढ़ेंगे, इसी चैप्टर को आगे बढ़ाएंगे और आज आज इस चैप्टर को हम फिनिश भी कर देंगे, क्योंकि इस चैप्टर में बहुत कुछ हमें पढ़ना ही नहीं है, तो हम इसमें ज़्यादा टाइम नहीं देंगे और आज समाप्त कर देंगे। तो आज का जो हमारा टॉपिक है वो है भूचुंबकत्व। पिछली क्लास में हम लोगों ने समझा था कि ये जो अर्थ होती है, हमारी जो पृथ्वी है, वो चुंबक की तरह व्यवहार करती है, क्योंकि हमने देखा था कि उस पर चुंबकीय प्रभाव महसूस किया जा सकता है, देखा जा सकता है, और इसलिए हमने उसको बोला था ये चुंबक की तरह व्यवहार करती है। राइट, तो इतनी चीजें हमें पता थी, हम लोगों ने पढ़ा था पिछले लेक्चर तक। तो आगे बढ़ते हैं। ये जो चुंबकीय प्रभाव है ये दूर दूर तक फैला होता है। ये अगर पूछा जाए कि यह कितनी दूर तक फैला होता है, तो आंसर है ये पूरे स्पेस में फैला होता है, ये पूरे हमारे अंतरिक्ष में फैला होता है। ठीक, जहां पर कि हम इसके प्रभाव को महसूस करते हैं या महसूस कर सकते हैं। ये हर जगह पर मौजूद होता है। वो अलग बात है कि हमें कहीं कहीं पर देखने को नहीं मिलता। हर जगह पे फैला होता है। इसका मतलब ये है जैसे कि बाहर जो तारे हैं, इन तारों के बीच में भी चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न होता है। हमारी जो पृथ्वी है, इसके पृथ्वी के चारों ओर भी एक चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न होता है। अब तारों वाला तो हम चुंबकीय क्षेत्र, उसके प्रभाव को हम महसूस नहीं कर सकते, क्योंकि तारे हमसे बहुत दूर है। लेकिन चूंकि पृथ्वी हमसे काफी नजदीक है, इस वजह से हम पृथ्वी पर रहकर पृथ्वी के द्वारा जो भी चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न होता है, हम उसको महसूस कर पाते हैं। ठीक, इसलिए हम इसे महसूस कर पाते हैं क्योंकि हम पृथ्वी से नजदीक हैं, उसके प्रभाव को हम फील कर पाते हैं। और इसके साथ साथ अगर देखा जाए तो हमारा जो मानव शरीर है, ह्यूमन बॉडी है, इसमें भी चुंबकीय क्षेत्र देखा जा सकता है, महसूस किया जा सकता है। अब आप कहेंगे कैसे? तो देखिए, हमारे बॉडी में, हमारे शरीर में एक सिस्टम है जिसको हम बोलते हैं नर्वस सिस्टम, यानी आप हिंदी में बोलते होंगे तंत्रिका तंत्र। तंत्रिका तंत्र जो होता है, उसका काम होता है आपके ब्रेन को, आपके माइंड को सिग्नल भेजना। तो वो जो सिग्नल भेजता है तंत्रिका तंत्र, वो सिग्नल भेजने का काम वैद्युत के रूप में होता है, इलेक्ट्रिसिटी के फॉर्म में ही होता है। तो अगर ये इलेक्ट्रिसिटी के फॉर्म में हो रहा है, तो इसका मतलब इसके चारों ओर भी तो एक वैद्युत चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न होता होगा। तो ये जो चुंबकीय क्षेत्र होता है, तो इसकी वजह से हम ऐसा कह सकते हैं कि हमारे मानव शरीर में भी चुंबकीय क्षेत्र का प्रभाव महसूस किया जा सकता है। इतनी बात समझ में आ गई आपको? तो आगे बढ़ते हैं कि इस सब हम टॉपिक पे आएंगे कि इस टॉपिक में हमें क्या पढ़नी है। तो सबसे पहले जो पॉइंट हम लेंगे, जिसपे हम चर्चा करेंगे, पहला पॉइंट रहेगा हमारा मौजूदगी। मौजूदगी यानी एग्जिस्टेंस, यानी कि होना। तो इसमें हम क्या, किसकी मौजूदगी के बारे में चर्चा करेंगे? प्रभाव के बारे में। इसमें हम देखेंगे प्रभाव महसूस करना, चुंबकीय प्रभाव महसूस करना। इस पे हम चर्चा करेंगे मौजूदगी, कि क्या हमारी पृथ्वी पे चुंबकीय प्रभाव है या नहीं। अगर ये चुंबकीय प्रभाव है और महसूस किया जा सकता है, तो इसका कुछ न कुछ स्रोत होगा, सोर्स होगा, जिसकी वजह से ये प्रभाव हमें उत्पन्न होता है और महसूस होता है। और तीसरे केस में हम बात करेंगे कि इसके कौन से घटक होते हैं, जिसको हम बोलेंगे अवयव। और एक चौथा पॉइंट हम लेंगे लास्ट, वो हम चर्चा करेंगे इस पे बदलाव पे, कि क्या ये चुंबकीय क्षेत्र का प्रभाव कभी बदलता भी है कि नहीं बदलता है, या फिर एक जैसा रहता है। तो चलिए हम शुरू करते हैं पहले पॉइंट को। पहला पॉइंट है हमारा मौजूदगी, यानी प्रभाव महसूस करना, कि कैसे हम चुंबकीय प्रभाव को महसूस कर सकते हैं, कैसे हम चुंबक के प्रभाव को महसूस कर सकते हैं। राइट, तो हमने पिछली क्लास में देखा था, पढ़ा था कि किसी भी चुंबक को, अगर हमारे पास कोई छड़ चुंबक है, जब उसको हम स्वतंत्र रूप से लटकाते हैं, अगर ये हमारा कोई छड़ चुंबक है, अगर हम उसको स्वतंत्र रूप से लटकाते हैं, तो हमने देखा था कि ये जो हमारा चुंबक होता है, मैग्नेट होता है, वो हमेशा नॉर्थ और साउथ डायरेक्शन में ही ठहरता है। नॉर्थ साउथ यानी उत्तर दक्षिण दिशा में ही ठहरता है। और जो चुंबक का सिरा
उत्तर दिशा की ओर संकेत करता है उसको हम उत्तरी ध्रुव कहते हैं, और जो चुंबक का सिरा दक्षिण की ओर संकेत करता है हम उसको दक्षिण ध्रुव कहते हैं। इतनी चीजें हमें पता है। और हमने देखा था कि जब हम इस चुंबक को इसको घुमाते हैं, ये हमारा चुंबक है, ये हमारा छड़ चुंबक है, इसको हमने ऐसे लटकाया, फिक्स कर दिया। जब हम चुंबक को इधर से इधर मूव कराते हैं, घुमाते हैं, चाहे इधर घुमा लीजिए चाहे इधर घुमा लीजिए, कुल मिला के हम ये कहना चाहते हैं कि जब इस चुंबक के स्थिति में आप परिवर्तन करते हैं तब पर भी ये स्थिति परिवर्तन नहीं होता है, वह वापस पुनः अपनी पुरानी वाली स्थिति में आ जाता है, फिर से नॉर्थ टू साउथ डायरेक्शन में ही ठहरता है। जहां पर हम ये देख पाते हैं कि ये वाली जो चीजें हैं ये पूरे पृथ्वी पर है। ठीक, ये प्रभाव हमें पूरी पृथ्वी पर देखने को मिल रही है। जहां पर भी हम इसे रखते हैं वह एक ही दिशा पकड़ती है, और वो दिशा कौन है? नॉर्थ साउथ, उत्तर दक्षिण, हमेशा उसी दिशा में ठहरता है। अब ऐसा क्यों होता है? तो ऐसा क्यों होता है, हमें कोई कारण ही नहीं मिला। हमें कोई कारण ही नहीं मिला कि ऐसा क्यों हो रहा है, लेकिन हमें एक चीज मिली कारण कि ये जो भी हो रहा है ये पूरे पृथ्वी पे हो रहा है, पूरे अर्थ पर हो रहा है। तो हमने क्या कहा कि अगर ये पृथ्वी पर हो रहा है, सारे जगह पे हो रहा है, इसका मतलब पृथ्वी में ही कुछ ना कुछ होगा। तब हमने इन सारे बातों को, एक्सपेरिमेंट्स को कंक्लूड किया और फाइनली कंक्लूजन पे पहुंचे। हम लोग इस नतीजे पे पहुंचे कि जो हमारी पृथ्वी है वो भी एक चुंबक की तरह व्यवहार करती है, उसमें भी एक चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न होता है जिसको हम महसूस कर पाते हैं। अतः पृथ्वी पर भूचुंबकत्व महसूस किया जा सकता है। ठीक, और ये जो महसूस किया जा सकता है हर क्षेत्र पे, हर अलग अलग जगहों पे, कहीं कम कहीं ज्यादा महसूस किया जा सकता है। इसका अगर प्रॉपर वैल्यू भी दिया गया है एक्सपेरिमेंट के द्वारा, इसका एक एवरेज वैल्यू है 10⁻⁻⁴ टेस्ला ऐसा। ठीक, जो कि एक एवरेज वैल्यू है जहां पे महसूस किया जा सकता है चुंबकीय क्षेत्र के प्रभाव को। तो ये था हमारा पहला टॉपिक। आई होप कि आपको समझ में आया होगा। अगर नहीं समझ में आया तो मेरे ऑडियो को दोबारा फिर से रिप्ले करके सुनिएगा। अगला हम चर्चा करते हैं स्रोत की। अगला चर्चा हम करेंगे स्रोत की, कि अगर ये चुंबकीय प्रभाव हमें महसूस हो रहा है तो इसका स्रोत क्या है। तो आंसर है कि इसका स्रोत हमें पता ही नहीं। ठीक, तो ये तो याद करना बड़ा आसान हो गया। कोई पूछेगा कि चुंबकीय क्षेत्र का स्रोत क्या है, सोर्स क्या है, तो आप बता देंगे इसका आंसर तो पता ही नहीं है। लेकिन ठहरिए जरा, इसमें भी बहुत सारे एक्सपेरिमेंट के बाद कुछ साइंटिस्ट थे जिन्होंने अपनी धारणाएं दी इन द सेंस हम कह सकते हैं कि सिद्धांत दिया कि किस सिद्धांत के द्वारा हम इसके प्रभाव को महसूस करते हैं, यानी जिसको हम बोलेंगे स्रोत। यही स्रोत है इस चुंबकीय क्षेत्र के उत्पन्न होने का कारण। ठीक, तो अब उस पर हम चर्चा करते हैं। तो पहला है जो स्रोत माना, जिस साइंटिस्ट ने एक पहला सिद्धांत दिया, तो वो उन्होंने बताया कि इसका जो स्रोत है वो पिघले लोहे का केंद्रीय क्रोड है। पिघले लोहे का केंद्रीय क्रोड। तो पहले सिद्धांत को हम समझते हैं। ठीक, तो उन्होंने क्या कहा कि जो पिघला लोहा होता है उसका केंद्रीय क्रोड, उसका सेंटर, ठीक, सेंटर में जो पिघला लोहा होता है उसकी वजह से ये चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न होता है। ठीक, तो अब हमें समझना है इसको कैसे उत्पन्न होता है। तो देखिए, हमें पता है कि अगर ये हमारी पृथ्वी है तो हमने पृथ्वी को 3 भागों में बांट के रखा है। कौन कौन सी? एक क्रस्ट होता है, ठीक, जिसको आप हिंदी में भूपर पट्टी कहते हैं। दूसरा मेंटल होता है, और तीसरा होता है सेंटर। सेंटर यानी केंद्र पे क्या होता है, इस केंद्र पे क्रोड होता है, कोर, जिसको हम इंग्लिश में कोर बोलते हैं, हिंदी में क्रोड बोलते हैं। तो हमारी पृथ्वी 3 भागों में बटी है, तो बीच में क्या रहता है, क्रोड रहता है, और इसी क्रोड में क्या होता है, आयरन और निकल होता है। आयरन यानी Fe+ निकल होता है। इस क्रोड में क्या होता है, आयरन होता है। और ये जो आयरन और निकल हमें मिलता है इस क्रोड के अंदर, वो किस अवस्था में रहता है, पिघले अवस्था में रहता है, पिघले अवस्था में। ठीक, मोल्टेन फॉर्म में, पिघले अवस्था में पृथ्वी के क्रोड में, केंद्र में
ये लोहा मौजूद रहता है। ठीक, तो फिर साइंटिस्ट कहना क्या चाह रहे थे? तो वो ये बोलना चाह रहे थे कि हमने एक एक्सपेरिमेंट किया था बहुत पहले, आपको मैं एक बार बता भी चुका हूं कि जब हम कोई लोहा लेते हैं, तो जब हम कोई लोहा लेते हैं, अगर उस लोहे के ऊपर हमने एक कॉइल लपेट दिया, समझ रहे हैं ना मेरी बात को? हमने एक लोहा लिया ऐसा, इस लोहे को हमने क्या किया, ऐसे लोहे के ऊपर एक कॉइल लपेट दिया और इस कॉइल से हमने धारा का प्रवाह कराया आई। तो जब हम ऐसा कराते हैं, धारा का प्रवाह कराते हैं इसमें, इस कॉइल से, तो जब इस कॉइल को हम हटाते हैं तो हम ये देखते हैं कि लोहे में चुंबक का गुण आ जाता है। वो अपने चारों तरफ एक चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न कर देता है और उसके संपर्क में जब हम कोई चीज ले आते हैं उसकी प्रकृति का, तो वो उसको खींचता है। ठीक, तो हमने तो सिद्धांत के अनुसार ये था कि पृथ्वी है, पृथ्वी के अंदर भी लोहा मौजूद है। तो अगर पृथ्वी अपने अक्ष पे ऐसे घूम रही है, अगर पृथ्वी का अक्ष ये रहा और पृथ्वी ऐसे गोल गोल घूम रही है, तो पृथ्वी अगर गोल गोल घूम रही है तो वो जो अंदर पिघला हुआ लोहा है पृथ्वी के क्रोड में, केंद्र में, वो भी तो घूम रहा होगा। और यदि जब ये लोहा घूमता है तो उससे उसमें वैद्युत धाराएं उत्पन्न होती हैं और उन वैद्युत धाराओं के उत्पन्न होने के कारण पृथ्वी पर चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न होता है। ये था इस सिद्धांत का नियम, जिन्होंने बताया कि ये एक स्रोत हो सकता है। बाद में लेकिन ये स्रोत गलत ठहर गया। गलत क्यों ठहरा? तो गलत इसलिए ठहर गया क्योंकि हमें पता है कि जब भी लोहे को अगर गर्म कर दिया जाए, उसका तापमान बढ़ा दिया जाए, तब क्या होता है, उसका चुंबकत्व का प्रभाव नष्ट हो जाता है, खत्म हो जाता है। तो यहाँ पे जो लोहा पाया जाता है वो तो मॉल्टेन फॉर्म में पाया जाता है। मॉल्टेन फॉर्म में यानी पिघले अवस्था में, अगर वो पिघले अवस्था में है, यानी कि वहां का तापमान, वहां का टेम्परेचर बहुत ही अत्यधिक है। अगर अत्यधिक है तो ये पॉसिबल ही नहीं है, नामुमकिन है कि उसमें चुंबकत्व का गुण अड़ा रहे। तो इसका मतलब वहां पे चुंबकत्व का गुण है ही नहीं, वो तो गुण नष्ट हो चुका है। ठीक, तो ये सिद्धांत हमारा हो गया फेल। फिर हम पहुंचे दूसरे सिद्धांत की ओर, फिर जिसको आज तक हम उसी को मानते आ रहे हैं, उसी को फॉलो भी कर रहे हैं। तो दूसरा सिद्धांत ये था कि पृथ्वी के साथ आयन का घूमना, जिसके अनुसार बताया गया चुंबकीय क्षेत्र का स्रोत पृथ्वी के साथ आयन का घूमना। ठीक, हमें पता है कि पृथ्वी अपने अक्ष पे घूमती है, राइट? तो पृथ्वी अपने अक्ष पर घूमती है, तो अक्ष के चारों ओर क्या है? अरे अक्ष के बोल रहे हैं, पृथ्वी के चारों ओर क्या है? वायुमंडल है। तो पृथ्वी के चारों ओर जब वायुमंडल है, तो जब कोई भी अर्थ घूमता है अपने एक्सिस पे, अपने अक्ष पे, तो इसका मतलब उसके चारों ओर उसका वायुमंडल भी घूमता है। और वायुमंडल में बहुत सारे गैसेस पाए जाते हैं, उसमें छोटे छोटे कण पाए जाते हैं, और वो छोटे छोटे कण किससे मिलके बने हुए हैं? परमाणुओं से मिलके बने हुए हैं। तो जब भी कोई सूर्य की रोशनी, सूर्य की किरणें जब आती हैं, तो सूर्य के किरणों में अत्यधिक ऊर्जा होता है। उन किरणों को हम बोल सकते हैं कॉस्मिक रेस, यानी कॉस्मिक किरणें। ठीक, तो उसमें इतनी ज्यादा ऊर्जा होती है कि जब वो वायुमंडल में मौजूद छोटे छोटे जो परमाणु होते हैं, उन पे जब वो टकराती है, तो टकराने से वहां पे घर्षण होता है, और घर्षण के कारण एक वैद्युत धारा उत्पन्न हो जाता है। तो उस वैद्युत धारा उत्पन्न होने के कारण, क्योंकि पृथ्वी के चारों ओर वायुमंडल भी घूम रहा है, तो वो धारा गतिमान हो जाती है, जिसकी वजह से हम ऐसा कह सकते हैं कि इसके वजह से चुंबकीय वो क्या करता है, उस परमाणुओं को आयनित कर देता है, आयोनाइजेशन हो जाता है। इसकी वजह से वैद्युत धारा क्रिएट होती है। तो हम कहते हैं कि पृथ्वी में चुंबकीय क्षेत्र इसकी वजह से उत्पन्न होता है। ठीक, नहीं समझ में आया तो ध्यान से सुनिए फिर से। हुआ ये कि पृथ्वी है, अगर हम कह रहे हैं कि अगर हमारा पृथ्वी है, तो पृथ्वी के चारों ओर एक वायुमंडल है। अगर हमारी पृथ्वी घूम रही है, तो इसका मतलब वायुमंडल भी घूम रहा है। वायुमंडल में छोटे छोटे बहुत सारे कण हैं, और कण परमाणुओं से मिलकर बने हुए हैं, और उन परमाणुओं पर
जब सूर्य की किरणें जिसमें कि अत्यधिक ऊर्जा होती है, जिसको हम नाम भी दे सकते हैं कॉस्मिक किरणें, जिसमें ऊर्जा अधिक होती है, और जब वो ऊर्जावान किरणें उस परमाणु से टकराती हैं तो टकराने के बाद उन परमाणुओं को आयनित कर देती हैं, आयोनाइजेशन कर देती हैं, जिसकी वजह से उनमें एक वैद्युत धारा उत्पन्न हो जाता है और उस वैद्युत धारा के कारण फिर पृथ्वी के चारों ओर एक चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न हो जाता है। तो ये था एक दूसरा सिद्धांत, पृथ्वी के साथ आयन का घूमना। तो इसको भी हम स्रोत मानते हैं चुंबकीय क्षेत्र का, और अभी तक इसी को हम स्रोत मान के चल रहे हैं, राइट। अगर आप इसका डायग्राम देखना चाहेंगे तो डायग्राम भी देख सकते हैं। जैसे ये हमारी पृथ्वी है, पृथ्वी अपने अक्ष पर घूम रहा है, ये नॉर्थ, ये साउथ। अपने अक्ष पर कैसा घूमेगा, ऐसे कुछ घूम रहा होगा, ऐसे, ठीक। तो अपने अक्ष पर घूम रहा होगा तो ये इसका वायुमंडल में इसके चारों ओर क्या है, परमाणु है। सूर्य की रोशनी जब इन परमाणुओं पे पड़ती है तो इसमें टक्कर होता है, टकराने की वजह से ये परमाणु क्या हो जाते हैं, आयनित हो जाते हैं। आयनित होने के कारण इनमें एक वैद्युत धारा उत्पन्न हो जाता है, जिसकी वजह से पृथ्वी के चारों ओर एक वैद्युत क्षेत्र क्रिएट हो जाता है। और वो वैद्युत क्षेत्र कैसा होगा, तो हमें पता है कि वैद्युत क्षेत्र का दिशा क्या होता है, हमेशा नॉर्थ टू साउथ। बाहर में नॉर्थ टू साउथ यानी उत्तर से दक्षिण की ओर, और अंदर में किधर होता है, तो अंदर में किधर होता है, अंदर में साउथ से नॉर्थ की ओर, राइट। ये तो इस प्रकार से हम दिखा सकते हैं चुंबकीय क्षेत्र। पढ़ते हैं हम लोग आगे, और अब लेंगे तीसरा टॉपिक, पृथ्वी के चुंबकत्व के अवयव का मतलब घटक। तो पृथ्वी के चुंबकत्व के 3 अवयव हैं, 3 घटक हैं। एक होता है दिक्पात कोण, ठीक। दिक्पात कोण को इंग्लिश में बोला जाता है एंगल ऑफ डिक्लिनेशन, ठीक, एंगल ऑफ डिक्लिनेशन। और दूसरा होता है नमन कोण यानी एंगल ऑफ डीप। और एक तीसरा हम इसमें पढ़ेंगे कि पृथ्वी के चुंबकीय क्षेत्र का क्षैतिज घटक, पृथ्वी के चुंबकीय क्षेत्र का क्षैतिज घटक। तो 3 अवयव हमें पढ़ने हैं, और ये टॉपिक काफी इंपॉर्टेंट भी है एग्जाम की दृष्टि से भी, ठीक। इससे क्वेश्चन बन सकते हैं 100%। तो हम अब चलिए आगे बढ़ते हैं और एक एक करके अब समझेंगे सारे अवयव को।